ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में आपने वेक्टर का बेसिक देख लिया है। तो वेक्टर जनरली हमें दो चीजें बताता है, एक तो डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम ये बोल सकते हैं कि ये वेक्टर की लेंथ है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हम वो लेंथ यूज कर रहे हैं। तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो इसी के बेसिस पे हमने इसके कुछ टाइप्स किए हैं। तो फर्स्ट टाइप हम इसमें देखेंगे जीरो और नल वेक्टर। तो मैट्रिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, तो जैसे मैट्रिक्स में आपने देखा होगा जीरो मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, जब हम उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को जीरो लोकेट करते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो सेम लॉजिक से हम यहां बोल सकते हैं, यहां पे हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड। तो हम ये बोल सकते हैं जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो और नल वेक्टर। अब बात आती है सर इसके पास तो दो चीजें थी, वेक्टर मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। एंड अब डायरेक्शन का क्या, जब जीरो ही वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है उसका, जैसे सर्कल में आपने देखा होगा अगर हम कोई पॉइंट सर्कल बनाते हैं तो हम क्या उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, नहीं बता सकते उसकी डायरेक्शन। पॉइंट सर्कल तो एक पॉइंट हो गया। तो ऐसे ही वो वेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये तो एक ऐसा वेक्टर हो गया, समझो हमें 5 मीटर का एक वेक्टर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास होगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया, ये एक होगा हमारे पास टर्मिनल पॉइंट, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये 5 मीटर का हो गया। अब हमें 0 मीटर का ही दिखाना है, समझो 0 यूनिट का, तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा एंड पॉइंट होगा, तो यही हमारा पॉइंट होगा और यही पे एरो होगा। तो ए पॉइंट भी यही होगा और बी पॉइंट भी यही होगा। तो अब हम इसमें डायरेक्शन तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि इधर भी जा सकता है, 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 तो कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है इसका। तो इसलिए हम यहां पे बोलेंगे एंड इनडिटरमिनेंट डायरेक्शन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल ओ बनाएंगे और उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन बनाएंगे, तो ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जीरो और नल वेक्टर। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो नाम से एक चीज क्लियर हो रही है, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जो किसी का पोजीशन बताए वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा इधर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास स्पेस है, जैसे हम ये जानते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, तो मान लो एक्स एक्सेस में हमने 2 मूव किया है और वाई एक्सेस में मान लो 3 मूव किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,3। तो ये कोऑर्डिनेट भी तो हमें एक पोजीशन ही तो बताते हैं, पी पॉइंट की पोजीशन। तो 2,3 हमें क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमने 2 मूव किया है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने 3 मूव किया है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसका जो पोजीशन हो गया वो 2,3 हो गया। अब इसको हमें अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इधर बता रहा हूं क्योंकि आपने फिजिक्स में स्केलर्स एंड वेक्टर्स करके 11th में पढ़ लिया होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलोंग जो भी वेक्टर होगा वो आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसके अलोंग जो भी वेक्टर होगा वो जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। वेक्टर के टर्म्स में अगर इसको हमें बोलना है तो हम ये बोलेंगे p वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर है। और इसको अच्छे से बोलना है तो ये क्या हमें बता रहा है, तो ये हमें पता है कि ये O हो गया, तो ये O से P का जो वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन है ये हमें यहां से पता चल रहा है। तो और अच्छे से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे OP वेक्टर।
मतलब ये बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं, ओरिजिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया जाए, जैसे हमें बताया जाए ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं, ये ए बी वेक्टर का मतलब होता है ए से स्टार्ट होगा वेक्टर और बी पे खत्म होगा वेक्टर। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करूँ आपके लिए, तो मैं रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ये पॉइंट हो गया, ओरिजिन हमारा बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट हमने ले लिया ए, एक पॉइंट हमने ले लिया बी, तो ए से स्टार्ट होगा वेक्टर और बी पे खत्म होगा, तो ये होगा हमारा ए बी वेक्टर। अब इसको हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि बी की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन, मतलब बी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्लियर हो गया? तो ओ बी वेक्टर जो होगा वो बी का पोजीशन बताएगा हमें, और जो ओ ए वेक्टर होगा वो ए का पोजीशन बताएगा हमें। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या हम बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के लिए बोल सकते हैं अ वेक्टर जॉइनिंग origin to given point is called position vector of that point। क्लियर? उस पॉइंट की हमें पोजीशन बताएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर, ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिट मतलब होता है वन, तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन। और अगर मैं इसको बोलूं, कोई एक वेक्टर है हमारे पास ए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर अगर हम ये कैप बनाते हैं तो इसका मतलब होता है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें वन करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर हो गया, अगर वेक्टर में इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बचा, ये यूनिट वेक्टर हो गया। वेक्टर के पास क्या है, लेंथ एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया है, तो मैग्नीट्यूड जो भी उसका हो गया वो कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया वन, और जो उसकी डायरेक्शन थी वही इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस जो उसका मैग्नीट्यूड था उसको हमने वन बना दिया। कोई वेक्टर था हमारे पास, समझो ये हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, जिसकी लेंथ थी 5 मीटर, तो इसको हमने क्या किया है, 1/5 कर दिया, 1 2 3 4 5, तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। और मान लो हमने ये बना दिया, तो ये एक कैप हो गया, ये 1 मीटर का हो गया, तो ये क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फ्री और फिक्स्ड वेक्टर पे। तो ये क्या होता है फ्री और फिक्स्ड वेक्टर, ये जनरली दो ऐसे वेक्टर हो गए। ये फ्री मतलब वेक्टर जिसको मूव करने की परमिशन है, फिक्स्ड वेक्टर जिसको मूव करने की परमिशन नहीं है। ये कैसे हमें पता चलेगा किस वेक्टर को मूव करने की परमिशन है, किसको मूव करने की परमिशन नहीं है, तो ये इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एक फिजिक्स का ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि फिजिक्स में आपने वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर का काफी सारा यूज किया है, तो आप वहां पे समझ सकते हैं। मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और अगर इस ब्लॉक पे हमने ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स एक वेक्टर है, क्लियर है, 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, मान लो इसका मास है 5 kg, तो ये किस एक्सीलरेशन से आगे जाएगा, 1 के एक्सीलरेशन से आगे जाएगा। ये एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 1 से आगे ये मूव करेगा।
अब मान लो ये फोर्स मैंने यहां से हटा के यहां लगा दिया, इसका पोजीशन चेंज कर दिया। अब मैं बोलूं ये किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा, सेम 5 न्यूटन है, तब भी ये इसी एक्सीलरेशन से मूव करेगा। इसकी स्पीड पे कुछ फर्क दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जैसे पहले इसका मोशन था वैसा ही मोशन इसका बाद में दिखेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसके चेंज करने से कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये जो वेक्टर है हमारे पास, इसको हम मूव करवा सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो ऐसे जितने भी वेक्टर होते हैं जिनके मूव करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उनको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। क्लियर हो गया। दूसरा फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर को फिक्स्ड वेक्टर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको हम ये उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा रोटेशन, तो रोटेशन में इस बात पे फर्क पड़ता है क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होता है टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू आर। तो वहां पे ये फर्क पड़ता है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जैसे ये मान लो मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो ये रोटेट करेगा, अब यहां पे फोर्स लगाओगे तो अलग तरीके से रोटेट करेगा क्योंकि आर चेंज हो रहा है। तो जैसे ही हम उसकी फोर्स की लोकेशन चेंज करेंगे तो उसके रोटेशन पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब वो जो फोर्स जो भी वेक्टर हुआ वो हमारा फिक्स्ड वेक्टर होना चाहिए। क्लियर है। तो जिसके मूव करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है वो फ्री वेक्टर्स में आते हैं, और जिनके मूव करने से फर्क पड़ता है वो फिक्स्ड वेक्टर्स में आते हैं। तो अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, लिख लेते हैं, वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर इफ इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस। अ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर if it can be translated in space while protecting its magnitude and direction, while protecting its magnitude and direction। देखो मैग्नीट्यूड भी मैंने वही रखा था, डायरेक्शन भी वही थी, फिर भी हमने इसे मूव करवाया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, while protecting its magnitude and direction। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, फिजिकल इफेक्ट caused by free vector remains unchanged। फिजिकल इफेक्ट क्या, इसका एक्सीलरेशन, इसका मोशन, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इफेक्ट caused by free vector remains unchanged। एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं फोर्स इन लीनियर मोशन। सेम लॉजिक से इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, फोर्स इन रोटेशन मोशन। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल इफेक्ट कॉस्ड बाय फिक्स्ड वेक्टर विल चेंज हो रहा है, रोटेशन उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गए इतना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं, पैरेलल वेक्टर। इसका एक और नाम होता है कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर। तो ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है इसके लाइन ऑफ एक्शन से। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस वेक्टर की बात करूं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है। इस डायरेक्शन में जो भी एक लाइन दिख रहा है, लाइन क्या होता है, लाइन होता है इनफाइनाइट। तो लाइन जो भी दिख रहा है, ये इनफाइनाइट जो भी लाइन दिख रहा है इस डायरेक्शन में, वो हो गया इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन। तो जब लाइन ऑफ एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो दो वेक्टर देखो, मैं आपको दो वेक्टर दिखाता हूं, ये दो वेक्टर दिख रहे हैं, इन दोनों का लाइन ऑफ एप्लीकेशन दिख रहा है, दोनों का जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन है वो पैरेलल है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हुए, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। तो यहां पे हम लिखेंगे, इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स is parallel then they are called parallel और collinear vectors। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, कोई ऐसे बोल सकता है अगर ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन है मेरे पास तो इस लाइन ऑफ एप्लीकेशन के अलोंग एक तो ये वेक्टर हो सकता है और एक ये हो सकता है वेक्टर। मतलब मैंने क्या किया है, इसका जो एरो है वो चेंज कर दिया। मतलब एक लाइन की मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, तो अगर मैं बोलता हूं इधर प्लस एक्स एक्सिस है तो इधर माइनस एक्स एक्सिस भी तो होता है, इधर प्लस वाई है तो इधर माइनस वाई भी तो होता है। डायरेक्शन तो चेंज हुआ, अभी ये वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट इधर था, फाइनल पॉइंट इधर था, तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये वेक्टर उल्टा हो गया, इधर जाने लग गया।
तो एक ही लाइन ऑफ एप्लीकेशन के अलोंग दो वेक्टर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम मान लिया जाए चलो, तो भी डायरेक्शन अपोजिट करके तो दो वेक्टर हो सकते हैं। अब दोनों के बीच में देखो क्या दिख रहा है आपको, लाइन ऑफ एप्लीकेशन दोनों की सेम है, मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं, तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम है पर डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। तो इसमें हम और कैटेगरी बनाएंगे, तो इसमें सब कैटेगरी में लिखेंगे, तो सब कैटेगरी में लिखेंगे लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। किसके बेसिस पे बनाया है मैंने, ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे बनाया है। एक लाइन ऑफ एप्लीकेशन के अलोंग दो वेक्टर आ रहे हैं देखो, इसलिए हमें ये कैटेगरी बनानी पड़ी लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक वेक्टर्स, और ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक वेक्टर्स। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक वेक्टर्स। तो इसमें हम एक लाइन लिख लेते हैं, इफ देयर डायरेक्शन इज सेम देन दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, एंड if direction is opposite then they are called unlike vectors। तो मुझे लगता है यहां तक सबका क्लियर हो गया। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं जो आपको याद रखनी है, पूरे मैथ्स में जब तक हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बाद आगे 3D भी पढ़ेंगे, तो हमें ये चीज याद रखनी है, हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब एज्यूम करो फ्री वेक्टर्स, मतलब हम किसी भी वेक्टर को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो फ्री वेक्टर्स के हिसाब से डिस्कशन करेंगे। तो आगे ये कोई भी डाउट नहीं पूछना सर आपने ये वेक्टर मूव कैसे करवा दिया, हम वही वेक्टर्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो फ्री वेक्टर्स है। बाकी फिक्स्ड वेक्टर वाले आप फिजिक्स में डिस्कशन कर लोगे उनको, तो हम मैथ्स में वही डिस्कशन करेंगे जो फ्री वेक्टर्स हैं। इसलिए हम अपने वेक्टर्स को कभी भी मूव करवाएंगे, बस मूव करवाते समय हम क्या ध्यान रखेंगे, उनका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए और उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा हमने अभी डेफिनेशन में लिखा था। अगर हमने डायरेक्शन और लेंथ दोनों में से कुछ भी चेंज किया तो फिर वो सही नहीं माना जाएगा, फिर वो फ्री वेक्टर नहीं होगा। मतलब अगर दोनों में से हमने कुछ भी चेंज कर दिया तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो वेक्टर ही चेंज हो गया, तो फिर तो वो नया वेक्टर हो गया ना। हम उसी वेक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए हम उसको मूव करवा रहे हैं, हम बोल रहे हैं यही सेम वेक्टर है अब यहां पे रखा हुआ है, वेक्टर चेंज नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, फिर हम अपने वेक्टर को मूव करवा के कहीं भी ले जा सकते हैं, वही सेम वेक्टर रहेगा। अगर इस वेक्टर का नाम है पी वेक्टर तो ये पी वेक्टर ही सब जगह मूव कर रहा है, नाम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर हो गया ये, तो हम मैथ्स में ये यूज करेंगे। तो आगे कोई भी ये डाउट नहीं पूछना सर ये वेक्टर तो यहाँ रखा था अभी यहाँ कैसे आ गया, बस आपको ये ध्यान रखना है, देखो इसका डायरेक्शन सेम है, हाँ सर सेम है, और मैग्नीट्यूड उतना ही है उतना ही, तो ये पी वेक्टर ही है, चाहे यहाँ पे रखा हो चाहे यहाँ पे रखा हो, ये बिल्कुल क्लियर रखो। ठीक है, तो इसमें अब हम आगे देखते हैं। अच्छा जैसे हम बाकी जगह देखते हैं, बाकी चैप्टर्स में इक्वल सेट्स जैसे हमने पढ़ा है, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा है, तो हम क्या बोलते हैं, जब सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट सब कुछ सेम हो जाएगा तो सेम मैट्रिक्स को दो बार लिख दो, मतलब वो इक्वल मैट्रिक्स हो गया। सेम लॉजिक से हम यहाँ भी बोलेंगे, अगर लिखना है तो यहाँ पे एक और लिख लो, इक्वल वेक्टर्स, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होगा, तो लिख देते हैं हम इक्वल वेक्टर्स में, टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैविंग सेम डायरेक्शन, if they having same direction and same magnitude, same direction and same magnitude and represent same physical quantity and represent सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो कुल मिला के बात ये है, सेम वेक्टर को दो बार लिख दो तो वो इक्वल वेक्टर हो गए। तो इसमें कुछ समझने ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, ये इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, ये हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, फिर इसको खत्म करते हैं इस टॉपिक को, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसमें इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं।
इट इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल का क्या मतलब है? वेक्टर मतलब क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अभी लेंथ का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे एंगल के लिए। तो एंगल के लिए क्या है? दो वेक्टर्स हैं, मतलब दो डायरेक्शन है हमारे पास। वेक्टर मतलब डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो भी ये बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका रेंज 0 से पाई के बीच में ही होगा। अभी हम देखेंगे थोड़ा कैसे आएगा ये। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम समझ लेते हैं, एंगल जब हमें फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, सेम होगा, ये पहले से डिफाइन किया गया है। एंगल हम किसको बोल रहे हैं, वो चीज जो डिफाइन की गई वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, उसके बाद में उनके बीच में जो एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल चाहिए तो ऊपर हम ऐसा बना देते हैं। तो इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, फाइनल पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, फाइनल पॉइंट है यहाँ पे। ये बी वेक्टर है। ये एंगल तो मैंने ये वाला एंगल रिप्रेजेंट किया है 30 डिग्री। अब मुझे बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो दोनों का पहले इनिशियल पॉइंट सेम करो, फिर जो एंगल आएगा वो एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। कैसे करना है देखना जरा ध्यान से। तो पहले मैं यहाँ पे ए वेक्टर बना रहा हूँ, तो ये मैंने बना दिया ए वेक्टर। वेक्टर बना रहा हूँ मतलब छोटा बड़ा भी बना सकते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन से मतलब है। जैसे हमने यहाँ देखा उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है, तो ये मैंने बना दिया ए वेक्टर। अब जो बी वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे और ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे। अब दोनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाएंगे। कैसे? अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये डिस्कशन किया था, किसी भी वेक्टर को मैं कहीं भी ले जाके रख सकता हूँ, बस उसका डायरेक्शन सेम होगा और लेंथ सेम होगा। तो इस वेक्टर को मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, देखना ध्यान से जरा, ये देखो। तो इस वेक्टर, ये ऐसे वेक्टर था, क्लियर है सबको? इस वेक्टर को मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, देखो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और वही वेक्टर है, मैंने यहाँ ले जाके रख दिया। तो ये वेक्टर अब यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया बी वेक्टर। क्लियर है? अब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होने के बाद जो उनके बीच में एंगल आएगा वो एंगल है वह एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये थीटा हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला एंगल 30 दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। क्लियर हो गया सबको? ये स्टैंडर्ड है, हम इसमें ये नहीं कह सकते सर इसी को हम क्यों बोल रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होने के बाद दोनों डायरेक्शन के बीच में जो भी एंगल आएगा उसी एंगल को हम आगे थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे, या उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये स्टैंडर्ड है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इनको देखो एग्जांपल्स को। बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं, मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा सबको। तो इनका आंसर हम बता सकते हैं। तुम लोग पहले अपने आप ट्राई कर लो इनके आंसर्स, मुझे लगता है सारे आंसर सही आएंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं इनमें, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल अगर हम देखें तो क्लियरली दिख रहा है दोनों वेक्टर क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पैरेलल दिख रहा है लाइन ऑफ एप्लीकेशन। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स हो गए, और हम बोल सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में भी हैं तो लाइक वेक्टर्स हो गए। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, सबने सही बताया 0 डिग्री, सबका आंसर सही आ गया होगा। सेकंड वाला देखो, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम करने की जरूरत है या पहले से ही सेम है, पहले से ही सेम है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। थर्ड एग्जांपल में देखो, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है पहले से ही, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री।
फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल में देखो लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर्स हो गए या कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। और दोनों में देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। तो अगर हम अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, नहीं है, पहले दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाना पड़ेगा। पहले अपने आप ट्राई करो, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाओ, फिर देखो आंसर क्या आता है। जिनका नहीं आएगा मेरे सॉल्यूशन में देखना। देखो मैंने क्या किया है, बी वेक्टर यहाँ पे था, देखो पैरेलली मूव करवा के लेके आया हूँ मैं, फिर इसको इधर पैरेलल मूव किया, पैरेलल मूव किया, देखो डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं हुआ। अभी मैंने डिस्कशन किया था पैरेलल मतलब कोलिनियर, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं किया, तो ये वी वेक्टर को लाके मैंने यहाँ रख दिया पैरेलली मूव करवा के। तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये क्या हो गया अल्टरनेट एंगल हो गया, तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्लियर हो गया सबको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, फिर इसमें इतना ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हम देख रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। स्केलर हम जानते हैं, स्केलर मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे हो गया 2, हो गया 5, तो ये हो गया हमारे पास स्केलर। वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसको हम फिर बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर में मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर मतलब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो कैसे करेंगे वो हम मान लेते हैं, हमारे पास एक ए वेक्टर है इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू नहीं लेते, ऐसा करते हैं ए वेक्टर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं, ये ऐसे समझो, ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर। अब हमें क्या करना है, मान लो इस ए वेक्टर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2a वेक्टर से। हमने क्या किया है, एक वेक्टर था उसमें हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब स्केलर से जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो स्केलर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। जैसे हम मान लें ये इसकी डायरेक्शन थी, इसकी लेंथ कुछ तो मान लेते हैं, मान लो 3 यूनिट मान ली मैंने इसकी लेंथ, तो इसके पास अपनी डायरेक्शन है और अपनी लेंथ भी है। तो जब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये लेंथ से ही तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो ये अगर 3 यूनिट इसके पास लेंथ है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन में तो कुछ चेंज नहीं कर सकता ये, तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, अब 6 यूनिट हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं इतना 3 है तो इतना और मान लो, तो ये हो गया 2a वेक्टर, इसका हो गया 6 यूनिट लेंथ। समझ गया, अगर 1/2 किया होता तो हाफ हो जाता उसका लेंथ, उसी डायरेक्शन में वेक्टर का लेंथ हाफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। फिर नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, सम ऑफ 2 वेक्टर्स। इसमें आपने फिजिक्स में देखा होगा, ट्रायंगल लॉ देखा होगा और पैरेललोग्राम लॉ देखा होगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ मैं आपको दूसरे टाइप से बताता हूँ। तो इसमें पहले हम क्या देखते हैं, ये होता क्या है सम ऑफ वेक्टर। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से ये देखो, पहले टू फाइंड सम पुट इनिशियल पॉइंट ऑफ सक्सेसिव वेक्टर एट फाइनल पॉइंट ऑफ प्रीवियस वेक्टर। मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, उसको जाने दो, अभी समझने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक वेक्टर हो गया ये हमारे पास ए वेक्टर, अब क्या लिखा है इसमें,
टू फाइंड सम पुट इनिशियल पॉइंट ऑफ सक्सेसिव वेक्टर। अब इसके आगे जो भी अगला वेक्टर है, सक्सेसिव वेक्टर मतलब जो भी अगला वेक्टर है, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ रखना है हमें? एट फाइनल पॉइंट ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो प्रीवियस वेक्टर का फाइनल पॉइंट है यहाँ, यहाँ हमें अगले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखना है। ऐसा करने के बाद वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद फाइनल पॉइंट ऑफ फाइनल वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट की तरफ मैंने एरो लगाया है, देखो ये जो भी वेक्टर होगा वो सम वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। क्लियर है? तो इसको और डिटेल में बोलना है तो ऐसे भी बोल सकते हो। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, इसका ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। दूसरा वेक्टर जब हम लेंगे तो उसका इनिशियल पॉइंट हम कहाँ रखेंगे? पिछले वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे। तो ये हो गया बी वेक्टर। मान लो हमें अगला वेक्टर लेना है तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो इसके फाइनल पॉइंट पे होगा, और अगला वेक्टर लेना है तो उसका इनिशियल पॉइंट इसके फाइनल पॉइंट पे होगा। तो ये हो गया डी वेक्टर। अब अगर मैं क्या करूं? वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद फाइनल पॉइंट ऑफ फाइनल वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, तो ये क्या हो गया? सम वेक्टर हो गया। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ में आया क्या ये? तो ये भी ऐसे भी डायग्राम हम बना सकते हैं। और दूसरे टाइप से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं आपको, तो जैसे आपने ये देखा है पैरेललोग्राम देखा है, थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं इसको। तो ये एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने ए बी सी डी। तो इसमें अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, इसको नाम दे देता हूँ बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायरेक्शन भी पैरेलल होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं यही वेक्टर उठा के हमने यहाँ रख दिया है, तो अगर ये ए वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में ये भी ए वेक्टर होना चाहिए। ये दोनों का लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन भी पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं ये भी बी वेक्टर ही है। नाम तब तक चेंज नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था, नाम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक डायरेक्शन या फिर लेंथ में से कोई एक चीज चेंज नहीं होती है। तो ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ये फाइंड करना है ए सी। एरो में किधर लगा रहा हूं वो देखो ध्यान से, एरो मैंने लगाया है इधर। अब ये बताना है कि ये इसका नाम क्या होगा। एक तो ऑप्शन ये है, ये जो बुक का लैंग्वेज है या जो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके हिसाब से बात करो, तो इसमें दिमाग लगाओ किसका इनिशियल पॉइंट किधर है, किसका फाइनल पॉइंट किधर है, फिर क्या होगा। दूसरा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये सब तो समझाने के लिए था, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है वो समझने के लिए। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कोई भी वेक्टर हमसे पूछा जाए, कोई भी वेक्टर, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखो। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। जैसे हम बोलते हैं इस पॉइंट से हम चल के गए और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। ऐसा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सेम पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने चलना चालू किया है, अगर उसी पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं तो हम बोलते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पर डिस्टेंस जीरो होता है क्या? डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वो पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ हम चल के गए हैं। लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। हमें इससे तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने क्या किया। तो अगर हम ये बात करें कि यहां से यहां तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये है डायरेक्ट चले जाओ, ये इसको मैं आई लिखता हूं, इनिशियल पॉइंट है ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो यहां से यहां तक जाने का एक रास्ता तो ये है डायरेक्ट चल के जाओ, दूसरा रास्ता है यहां से जाओ फिर यहां से जाओ। हम किसी भी रास्ते से जाएं पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी का जो आंसर है वो तो सेम आना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट सेम आना चाहिए, डिस्टेंस चेंज हो रहा है होने दो,
तो हम यहाँ से यहाँ तक चल के गए, हमें आंसर नहीं पता है, पर इस रास्ते से तो हमें आंसर पता है, पर आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस रास्ते से जाने में हमें सबसे पहले मिला ए वेक्टर, फिर हमें क्या मिला बी वेक्टर, तो इसका नाम क्या हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर हुआ क्या सबको? एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या इसी एग्जांपल में अगर मैं बोलूं तो हमें फाइंड करना है ये बी डी वेक्टर। एरो में इधर लगा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, ये अभी भी बी वेक्टर है और ये अभी भी ए वेक्टर है, तो इस हिसाब से ये भी ए वेक्टर हो जाएगा और ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। हमें ये फाइंड करना है, तो सेम लॉजिक से हम ये फाइंड करते हैं। ये क्या हो गया इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया फाइनल पॉइंट। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रोसेस से इसको मतलब नहीं है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। तो यहां से यहां तक जाने का एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता, अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इधर से इधर गए, इनिशियल पॉइंट से ही हमें चलना स्टार्ट करना है। तो हम यहां से चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ए वेक्टर नहीं मिल रहा है हमको, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ए वेक्टर मिला। हमने क्या डिसाइड किया था, अगर वेक्टर की डायरेक्शन और लेंथ सेम है तभी हम बोलेंगे कि उसका नाम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन देखो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जबकि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों अनलाइक वेक्टर्स हैं, ध्यान से देखो, नाम चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हुई है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आया, एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है, तो उसके हिसाब से मैं बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा, इधर वाले वेक्टर का नाम हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, क्योंकि लेंथ सेम है, डायरेक्शन बस अपोजिट हुई है, इसलिए मैं इसका नाम बता रहा हूं माइनस ए वेक्टर। अदरवाइज वो फिर थीटा पे डिपेंड करता उसका नाम। चलो, तो हम यहां से चल के गए, यहां तक पहुंच गए, अब हम इधर जा रहे हैं तो हमें कौन सा वेक्टर मिला रास्ते में, बी वेक्टर। तो दोनों का नाम क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये एक दूसरा तरीका हो गया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो इस थ्योरी का यूज करके हम किसी भी वेक्टर का नाम बता सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस होते हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, या फिर पॉलीगॉन लॉ, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं, मैंने पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल निकाल के बता दिए हैं, तो नोट में तुम लोग लिख सकते हो। पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स होते हैं, एक होता है सम वेक्टर के इक्वल और एक होता है डिफरेंस वेक्टर के इक्वल। ये याद रख सकते हैं हम। अगर एक डायगोनल सम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो दूसरी डायगोनल वेक्टर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। अब कौन सा करेगी वो डिपेंड करेगा कि ये वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कौन सा सम होगा और कौन सा डिफरेंस होगा। तो नीचे हम नोट में लिख सकते हैं ये बात, पर ये तो जरूर फिक्स है कि एक अगर सम है तो दूसरा डिफरेंस होगा। तो नीचे नोट में लिख सकते हैं, for two vectors a vector and b vector, by taking them as adjacent sides of parallelogram, as adjacent sides of parallelogram is drawn, then one of its diagonal represent their sum, and other diagonal represent their difference, and other diagonal represent their difference। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उस पर कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने वेक्टर नहीं लिखा है वो साइड्स का वेक्टर तुमको लिखना है। एरो मैंने बता दिया है, डायरेक्शन मैंने बता दी है, उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है, और उसके बेसिस पे आंसर्स लिखो इनमें। जिनका आंसर नहीं आएगा वो मेरे सॉल्यूशन में देख सकते हो। तो चाहो तो एक मैं बता देता हूँ, इसको भी देख सकते हो, नहीं तो तुम लोग वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स लिखो और फिर इसमें मैच करो कितने आंसर्स सही आए। जिनको देखना है एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद ट्राई करो। तो ये वेक्टर हमें बताना है
तो ये वेक्टर बताना है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो चलना कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियल पॉइंट से। तो हम चलेंगे तो कौन सा वेक्टर मिला हमें रास्ते में, माइनस ए वेक्टर। आगे गए तो कौन सा मिला, प्लस बी वेक्टर। तो आंसर क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बाकी तुम लोग अपने आप ट्राई करो, देखो सारे आंसर सही आने चाहिए, बहुत ही सिंपल है। जिनका आंसर नहीं आएगा वो मेरे सॉल्यूशन में देख सकते हो। ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट, क्योंकि एरो का डायरेक्शन ये है तो हम यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले हमें मिला बी वेक्टर, आगे गए तो हमें मिला प्लस ए वेक्टर, खत्म। नेक्स्ट ये हुआ इनिशियल पॉइंट, डायरेक्शन ये है, ये हुआ फाइनल पॉइंट। पहले हम यहाँ से चलेंगे तो बी वेक्टर, फिर हम यहाँ आएंगे तो ये अपोजिट है तो माइनस ए वेक्टर। इसमें एरो इधर है तो इनिशियल पॉइंट हुआ ये, फाइनल पॉइंट हुआ ये। पहले हमें मिला माइनस ए वेक्टर, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, वेक्टर इधर है। अब आगे चलेंगे तो हम अपोजिट जा रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, माइनस बी वेक्टर। इसका एरो इधर है तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट। तो हम यहाँ से चलेंगे, ये हुआ सी वेक्टर, इधर आए तो ये देखो अपोजिट है, माइनस बी वेक्टर। देखो ये भी अपोजिट है, माइनस ए वेक्टर। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं ए सी वेक्टर में। बताओ जरा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए से सी की तरफ जाना, ए सी वेक्टर का मतलब है। तो इनिशियल पॉइंट हमारा हुआ ये, सी मतलब फाइनल पॉइंट हुआ हमारा ये, तो हम ऐसे जाना है। तो इनिशियल पॉइंट से हम चलेंगे तो चल के आए तो क्या मिला हमें, बोलो ए वेक्टर, फिर आगे गए तो क्या मिला, माइनस बी वेक्टर। क्लियरली देख सकते हो तुम लोग, ये डिफरेंस आया है तो ये क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। देख लेते हैं सम आता है क्या। बी डी वेक्टर, तो इनिशियल पॉइंट हुआ बी, फाइनल पॉइंट हुआ डी। तो हम इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, ये माइनस बी। इधर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डायगोनल की डायरेक्शन हमने अपोजिट निकाली है। अगर डी बी वेक्टर निकालते तो ए प्लस बी आता, तो वो वेक्टर सम ही है और ये वेक्टर्स का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा ये। तो मेरे हिसाब से फिर इतना काफ़ी है इसमें।